वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस घुरे के बारे में। जीएस घुरे यानी कि गोविंद सदाशिव घुरे, इनको हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। जीएस घुरे के हाथ को पकड़ के ही हमारा इंडिया का जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है ये आगे बढ़ा था। इन्होंने ही इंडिया में सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। आज के क्लास में हम बेसिकली जीएस घुरे के ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन को देखने वाले हैं। इन्होंने किस तरीके का अप्रोच लेकर हमारे सोशियोलॉजी को स्टडी किया था और इंडिया में सोशियोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में इन्होंने क्या क्या काम किए थे, ये सारे चीज़ें आज के क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। अगर हम इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो इनका जन्म 1893 में हुआ था और इनका देहांत 1983 में। इस वजह से इनका जो लाइफ था ये 90 इयर्स का था। इस वजह से इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे हमारे सोशियोलॉजी में। इन्होंने लगभग 32 बुक्स लिखी थी और अनगिनत सोशियोलॉजी का थ्योरीज भी डेवलप किया था। सोशियोलॉजी में अनगिनत अपना योगदान भी दिया था। तो हम पहले देखते हैं कि जीएस घुरे का मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। इन्होंने क्या क्या वो काम है जो अपने लाइफ टाइम में किया था। अब जीएस घुरे जो है इनको हम फाउंडर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। फाउंडर फादर दोनों ही हमारे इंडियन सोशियोलॉजी के जीएस घुरे ही है। जीएस घुरे को हम फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशियोलॉजी इन इंडिया कह सकते हैं। यानी कि हमारा सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन आज हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जो सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन है, इसको फाउंडर जो है ये जीएस घुरे है। इनका जो मेथोडोलॉजी है, इस मेथोडोलॉजी को हम कह सकते हैं इंडोलॉजी। इनको हम एक इंडोलॉजिस्ट कह सकते हैं। और इनका जो व्यू है, इन्होंने जिस तरीके से सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश की थी वो थी बुक व्यू। यानी कि बुक्स के अलग अलग टेक्स्ट को स्टडी करते हुए जो पौराणिक कहानी है या फिर जो भी रामायण महाभारत में जो भी चीज़ें लिखी गई है, इस तरीके के सारे बुक्स को इन्होंने स्टडी करते हुए हमें सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। इस वजह से बहुत सारे लोग इनको आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट यानी कि जो लोग बैठे बैठे बाकी लोगों के लिखावट को एनालाइज करते हुए थ्योरीज लिखते हैं, उनको ज़्यादातर आर्म चेयर सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ बुक व्यू का यूज़ नहीं किया था, इन्होंने बहुत सारे जगहों पर अपना फील्ड वर्क भी किया था। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास ने जीएस घुरे को डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा था। यानी कि ये एक क्राउन की तरह है हमारी सोशियोलॉजी में। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी को फाउंड किया था, यानी कि इसको पहली बार एस्टेब्लिश किया था जीएस घुरे ने। अब इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का एक जर्नल है जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, जो हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान था। इनका जो मेजर एक वर्क है वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये बेसिकली एक बुक का नाम है और ये जो बुक है ये उनका पीएचडी थीसिस था जो इन्होंने WH रिवर्स के अंडर में किया था। इन्होंने ट्राइब्स को कहा था ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज। उन्होंने ट्राइब्स का एसिमिलेशन की बात की थी। ये सारे जो चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, ये सारे चीज़ें हम क्लास में आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्होंने ट्राइब को 3 हिस्सों में बांटा था। इन्होंने फील्ड वर्क किया था महादेव कोलिस में। महादेव कोलिस बोलकर एक ट्राइब था, वहाँ पर उन्होंने अपना फील्ड वर्क किया था। उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूरबानाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि रूरल और अर्बन को मिलाकर हम एक इंडियन सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मिलेगा और जो हमारे अर्बन एरिया है उस वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। उन्होंने कहा था कि कास्ट एज ए ब्राह्मणिकल चाइल्ड, यानी कि कास्ट जो है वो बेसिकली ब्राह्मणिकल चाइल्ड है, यानी कि ब्राह्मण्स जो है उन्होंने ही कास्ट को बनाया है। उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम जो है वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एंडोगेमी। उन्होंने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बात की थी। उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिजेस की बात की थी। उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ एक्सोगेमी की भी बात की थी और उन्होंने 5 थ्रेट्स ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन की बात की थी। यानी कि इंडिया का जो इंटीग्रेशन है इसका 5 थ्रेट है। ये सारी चीज़ें हम क्लास में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे हम
फिर हम देखते हैं किनशिप फैमिली एंड मैरिज। उन्होंने किनशिप फैमिली और मैरिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम किया था, और उन्होंने रिलीजन को कहा था रिलीजन इज सेंटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि हमारा जो रिलीजन है वो कल्चरल हेरिटेज का एक सेंटर है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों को याद रखना है, ये उनके क्वेश्चन का आंसर का कीवर्ड्स है। आप लोगों को जब भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर करोगे तो ये सारे कीवर्ड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से इस चार्ट को आप लोग अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जीएस घुरे का इंपॉर्टेंट बुक्स। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 32 बुक्स लिखी थी, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बुक्स मुझे लगा मैंने यहाँ पर उनको मेंशन करके दे दी है, आप लोग ये देख लेना। इसके अलावा भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट बुक है उनको मैं मार्क करके दे रहा हूँ। उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो इनका पीएचडी का थीसिस था। फिर है इंडियन साधुस, फिर है सिटीज एंड सिविलाइजेशन, और इसके अलावा भी हम उनका ट्रायोलॉजी, फेमस जो उनका ट्रायोलॉजी है इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन के ऊपर ये फेमस ट्रायोलॉजी दिया था, जो है सोशल टेंशंस इन इंडिया, वेदर इंडिया और इंडियन रिक्रेट्स डेमोक्रेसी। ये सारे जो बुक्स है आप लोगों को याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सारे बुक्स आपको पूछे जा सकते हैं। इनको मैच द फॉलोइंग में भी दिया जा सकता है, और इनको ईयर वाइज भी क्रोनोलॉजिकली आप लोगों को सजाने के लिए बोला जा सकता है। इस वजह से बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी थिंकर के। तो चलिए अब हम क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं जीएस घुरे के जो मेन टॉपिक्स है, उन्होंने किस तरीके का सोशियोलॉजी का स्टडी किया था, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में। ये जो जीएस घुरे है ये बेसिकली उनका जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था एल्फिस्टन कॉलेज इन बॉम्बे से। वहाँ पर उन्होंने संस्कृत ऑनर्स लेकर स्टडी किया था। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। उन्होंने जब बीए का ग्रेजुएशन किया था तो उन्होंने संस्कृत में किया था। फिर उन्होंने अपना जो मास्टर डिग्री है वो संस्कृत और इंग्लिश में किया था। इस वजह से उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो उनका संस्कृत के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ था। वो संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इस वजह से हम देखते हैं कि उनका जो वर्क्स है वो ज़्यादातर बुक व्यूज़ में है, और जो पौराणिक कहानीज़ है संस्कृत में जो भी चीज़ें होती थी, रामायण महाभारत जैसी चीज़ें, ये सारे चीज़ों के ऊपर उनका पहले से ही महारत थी, और इनके ऊपर ही उन्होंने अपना जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ थी वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। इनका जो फिर उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हुए इनको वो लंदन चले गए थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने WHR रिवर्स के अंडर में सोशियोलॉजी स्टडी की थी, और वहाँ पर उन्होंने PhD भी की थी। उनका जो डॉक्टरल थीसिस था उस थीसिस का नाम था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर उन्होंने वहाँ से वापस आकर इंडिया में सोशियोलॉजी पढ़ानी स्टार्ट की थी, और उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो एस्टैब्लिश किया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे और काम किए थे, जिसके वजह से सोशियोलॉजी आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस वजह से हम उनको कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशियोलॉजी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भी सोशियोलॉजी का इंस्टीट्यूशन है ये सारी चीज़ें जीएस घुरे के वजह से ही हमारा स्टार्ट हुआ था। जीएस घुरे को MN श्रीनिवास ने कहा था डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि ये एक क्राउन की तरह है। इनसे ही हमारा सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन इंडिया में हम डेवलपमेंट देखते हैं। अगर ये ना होते शायद हमारा सोशियोलॉजी आज इतना रिच ना होता। इस वजह से उन्होंने इनको कहा था कि डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि वो एक ताज की तरह है। इन्होंने कहा था कि हमारा इंडिया में जितने भी सोशियोलॉजिस्ट आ जाए इनसे बड़ा जायंट और कोई नहीं है। सोशियोलॉजिकल फील्ड में अगर कोई जायंट है, सबसे बड़ा कोई इंसान है, वो है जीएस घुरे। अब आते हैं हम जीएस घुरे की मेथोडोलॉजी में। जीएस घुरे ने इंडोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी ज़्यादातर स्टडीज़ की थी। अब हम जीएस घुरे को एक इंडोलॉजिस्ट कह सकते हैं। अब हमें पहले जानना होगा कि ये इंडोलॉजी बेसिकली है क्या।
इंडोलॉजी एक ऐसा एकेडमिक स्टडी है जहाँ पर इंडिया को स्टडी किया जाता है। इंडिया का जो हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सारे चीज़ों को स्टडी करते हुए इंडिया को स्टडी किया जाता है। अगर हम इससे पहले की बात करें, इससे पहले जो भी लोग इंडिया को स्टडी कर रहे थे वो लोग सारे वर्ल्ड को एक नज़र से देख रहे थे। बहुत सारे लोग जो ओरिएंटलिस्ट थे, वो लोग जो भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे उनको एक जैसे ट्रीट कर रहे थे। लेकिन ये जो इंडोलॉजी है, इंडोलॉजी में बेसिकली इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो सोसाइटी है, इसको यूनिक माना जाता है। इस तरीके से इंडिया को स्टडी किया जाता है कि इसका कल्चर और सोसाइटी ये पूरी की पूरी यूनिक है। इस वजह से इंडोलॉजी थोड़ा स्पेशल है और जीएस घुरे ने इंडोलॉजी को यूज़ करते हुए ही इंडिया को स्टडी किया था। यानी कि इंडिया का जो कल्चर है वो यूनिक है, बाकी जगहों से यहाँ पर चीज़ें मिलती नहीं हैं। जो इंडोलॉजिस्ट है वो इंडियन सोशल रियलिटी को किस तरीके से देखते हैं, वो लोग बेसिकली इंडियन जो टेक्स्ट है उसके द्वारा चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं और टेक्स्ट में जिस तरीके का चीज़ें लिखा हुआ है उसी को सही मानते हुए चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर जो भी वेस्टर्न वेज ऑफ स्टडिंग है, मतलब वेस्टर्न लोग जिस तरीके से सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं उसको ये लोग नकारते हैं। यानी कि वेस्टर्न थॉट्स को ये लोग साइड में रखते हुए इंडियन बुक्स में जिस तरीके का इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है उसको स्टडी करते हैं। ये जो चीज़ है इसको ही कहा जाता है इंडोलॉजी। इंडोलॉजी यानी कि इंडिया का स्टडी, इंडिया का हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर को स्टडी करना ही इंडोलॉजी कहा जाता है। और इस इंडोलॉजी को यूज़ करके ही जीएस घुरे ने अपना स्टडी किया था। अब देखते हैं जीएस घुरे's कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी। इंडियन सोशियोलॉजी में जीएस घुरे का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको हम बेसिकली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ पर सोशियोलॉजी को एक डिसिप्लिन की तरह एस्टैब्लिश करने में जीएस घुरे का हाथ बहुत ज़्यादा था। इन्होंने 32 बुक्स लिखी थी, इन्होंने बहुत सारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी दी थी और इनका जो रिसर्च था ये बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स पे था और इनको हम एक नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं। यानी कि इन्होंने सिर्फ चीज़ों को स्टडी नहीं की थी, इंडिया का जो स्ट्रगल है वहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया था। इंडिया का जो पॉलिसीज़ है वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। ये हम आगे क्लास में वेरियर, एल्विन और इनके बीच में जो डिबेट है वहाँ पर ये चीज़ को थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर हम देखते हैं उनका इंस्टीट्यूशन बिल्डर। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टार्टिंग किया था। उनका जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी उन्होंने तैयार की थी, जो इंडिया में सोशियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा था और इंडिया में सोशियोलॉजी को फैला रहा था। और इसी के अंडर इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का ही एक जर्नल है जो है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, जो इंडिया का जो सोशियोलॉजिकल काम हो रहा था वो सारे चीज़ें प्रोमोट कर रहा था। फिर हम देखते हैं उनका कंट्रीब्यूशन। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया था, यानी कि उन्होंने मेंटरशिप दी थी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। उनके जो स्टूडेंट्स थे उनमें से जो प्रोमिनेंट है वो है एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, ए.आर. देसाई, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, एम.एस. राव। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को सोशियोलॉजी पढ़ाया था, लेकिन इनमें से ये सारे लोग जो आजकल हम इनको पढ़ते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं जीएस घुरेस का अप्रोच। जीएस घुरे ने कौन सा अप्रोच यूज़ करते हुए चीज़ों को समझा था। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि जीएस घुरे ने इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हुए चीज़ों को समझा था। अब उन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच में इंडिया का जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से उन्होंने स्टडी की थी, इसको हम बेसिकली 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने संस्कृत और वर्नाकुलर स्टडीज़ की थी, यानी कि जो भी संस्कृत के टेक्स्ट है और जो भी वर्नाकुलर यानी कि जो भी संस्कृत के अलावा जो भी लैंग्वेज है जैसे मराठी, इसके अलावा भी जो भी लोकल लैंग्वेजेस में जो टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट को उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की थी। ये सारे टेक्स्ट को स्टडी करते हुए उन्होंने अपना ज़्यादातर थ्योरीज डेवलप की थी। उनका एक मेथड था डिफ्यूजनिस्ट मेथड। उन्होंने DWH रिवर्स से इन्फ्लुएंस होकर ही डिफ्यूजनिस्ट मेथड को अपनाया था। डिफ्यूजनिस्ट मेथड में ये कहा जाता है कि हम जब भी कल्चर को समझते हैं तो यहाँ पर इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में
कास्ट किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, कास्ट आजकल किस तरीके से चेंज हो रहा है, लोगों का कल्चर बाकी कल्चर से किस तरीके से मिक्स अप हो रहा है, इसके हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म यूज़ किया था, उन्होंने बुक व्यू भी यूज़ किया था और फील्ड व्यू भी यूज़ किया था। उन्होंने थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म भी यूज़ किया था, यानी कि थ्योरी में उन्होंने डिडक्टिव मेथड भी यूज़ किया था और इंडक्टिव मेथड भी यूज़ किया था। अब देखते हैं घुरेज वर्क। अब घुरे के जो काम हैं, उन्होंने बहुत वास्ट तरीके का काम किए थे, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में स्टडी की थी। अब उनका जो काम है इसको हम बेसिकली 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर हमें जीएस घुरे को अच्छी तरीके से समझना है तो इनके काम को हमें सेपरेटली समझना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके का काम किया है। अब इन्होंने बेसिकली 6 एरियाज में अपना काम किया था। उन्होंने कास्ट के ऊपर काम किया था, ट्राइब, किनशिप, फैमिली एंड मैरिज, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल रोल्स ऑफ सिटीज, रिलीजियन और सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। ये सारे चीज़ों पे उन्होंने अपना काम किया था। अब देखते हैं ये 6 चीज़ें अलग अलग तरीके से क्या बताते हैं। पहले उनका जो काम है वो है कास्ट के ऊपर। उन्होंने कास्ट को एट्रीब्यूशनल अप्रोच यूज़ करके स्टडी की थी, यानी कि उन्होंने कास्ट को डिफाइन करने के वक्त उसको उनका जो अलग अलग एट्रीब्यूट है उसके हिसाब से डिफाइन किया था। क्योंकि अगर हम कास्ट की बात करें तो अलग अलग लोग कास्ट को अलग तरीके से डिफाइन कर रहे थे। उन्होंने भी इसी एट्रीब्यूशनल अप्रोच अपनाते हुए उसको एट्रीब्यूट को समझाते हुए कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है इसका 6 फीचर्स है। पहला है सेगमेंटल डिवीजन, यानी कि हम कास्ट में देखते हैं कि अलग अलग सेगमेंट का डिवीजन है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। इस तरीके से हमारा सेगमेंटल डिवीजन होता है। फिर यहाँ पर हायरार्की की भी बात की जाती है। यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो ऊपर होते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय है, उसके बाद फिर वैश्य, फिर शूद्र, यानी कि यहाँ पर हायरार्की की भी बात की जाती है। कोई जात ऊपर का है, कोई कास्ट नीचे है। फिर यहाँ पर लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन की भी बात करते हैं, यानी कि हमारा जब कास्ट सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर कोई अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन चूज नहीं कर पाता है। जो ब्राह्मण है वो ही पूजा पाठ करेंगे, इसके अलावा बाकी लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे। जो क्षत्रिय है वो फाइट करेंगे, अपने देश के लिए जान देंगे। जो वैश्य है वो लोग बिजनेस करेंगे और जो शूद्र है बाकी सारे जो ऊपर के कास्ट है उनको सर्व करेंगे। इसी तरीके से जो कास्ट सिस्टम है ये चलता है। फिर है प्रिविलेजेस ऑफ प्रोहिबिशंस। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ करेगा, कौन सी चीज़ को प्रोहिबिट करेगा, एक दूसरे को ऊपर कौन रहेगा, ये सारे चीज़ें पहले से ही तय किए जाती है। यहाँ पर लोगों को प्रिविलेजेस मिलती है किसी भी काम को करने में। फिर उन्होंने कॉमनसिलिटी की बात की थी, यानी कि लोग किसके साथ खाना खाएंगे, कौन कौन से लोगों को क्या दे सकता है, ये सारे चीज़ें भी यहाँ पर दिया गया है। इसको बेसिकली फूड हायरार्की भी कहा जाता है, जहाँ पर लोगों को खाना खाने को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सी तरीके का खाना खाएगा, कौन किसके साथ बैठ के खाना खा सकता है, ये सारे चीज़ें कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने बात की थी रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज के बारे में, यानी कि हम जब कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जो भी एक कास्ट है, एक कास्ट दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकता, और इसके अंदर भी बहुत सारे और सब कास्ट है जो मैरिज का रेस्ट्रिक्शन लगाता है। इन्होंने इस 6 फीचर्स के बारे में बात की थी और इनको आप लोगों को बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फीचर है कास्ट सिस्टम का जो जीएस घुरे ने बताया था। आपको ये सारे चीज़ें केयरफुली स्टडी करना है। फिर इसके अलावा भी उन्होंने बताया था कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एंडोगेमी। एंडोगेमी यानी कि हम कौन से इंसान से शादी कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें हमें पहले से ही तय कर दिया जाता है कि हम कौन से कास्ट से शादी कर सकते हैं, कौन से रिलेटिव है जिनसे हम शादी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही तय कर दिया जाता है। इसको ही कहा जाता है एंडोगेमी। और जीएस घुरे ने कहा था कि ये जो सब कास्ट है, इंडिया में सब कास्ट का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं ट्राइब का कॉन्सेप्ट। ट्राइब को लेकर जीएस घुरे ने फील्ड वर्क भी किया था। जो उनका
महादेव कोलीस जो ट्राइब है इसके ऊपर उन्होंने फील्ड वर्क किया था। इसके अलावा भी उन्होंने लिखा था जनरल बुक ऑफ एस्टिस इन इंडिया। अब ट्राइब को लेके उनका बहुत ज़्यादा काम था। यहाँ पर पहले हमें जानना होगा कि वेरियर एल्विन और जीएस घुरे के बीच में एक डिबेट हुआ था। वेरियर एल्विन जो है उन्होंने कहा था कि हमारा जो ट्राइब्स है इनको आइसोलेट कर देना चाहिए, यानी कि इनको अकेला रखना चाहिए, इनको बाकी जो लोग हैं, बाकी जो समाज में जो लोग हैं इनसे इनको सेपरेट रखना चाहिए। बेसिकली ये कह रहे थे कि वेरियर एल्विन कह रहे थे कि हमें जो ट्राइब्स है इनके लिए पार्क बना देना चाहिए, नेशनल पार्क्स, जैसे जानवरों के लिए पार्क होते हैं इसी तरीके से ट्राइब्स के लिए भी एक नेशनल पार्क तैयार कर देना चाहिए। इन्होंने इस तरीके का बयान दिया था क्योंकि इनको लगता था कि जो ट्राइब है वो बहुत ही प्योर है, इनका जो कल्चर है, रिलीजियन का फॉर्म है, ये सारी चीज़ें अलग है, इसको पोल्यूट ना किया जाए। लेकिन ऑपोजिट में घुरे कहते हैं कि हमें ट्राइब्स को एसिमिलेट कर देना चाहिए हिंदू कास्ट में, यानी कि हिंदूस के साथ ट्राइब को एसिमिलेट कर देना चाहिए। अब घुरे ने एसिमिलेट करने की बात क्यों की थी? घुरे ने कहा था कि जो वेरियर एल्विन कह रहे थे कि आइसोलेशन की बात, घुरे कह रहे थे कि ये आइसोलेशन इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो हिंदू ऑलरेडी बन चुके हैं, हिंदू कस्टम्स अपना रहे हैं, हिंदू कल्चर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग एक साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। इस वजह से घुरे कह रहे हैं कि हमारा जो आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है ये पॉसिबल नहीं है। घुरे ट्राइब्स को कह रहे थे कि दे आर बैकवर्ड कास्ट हिंदूस, यानी कि ये लोग बैकवर्ड कास्ट हिंदू है। ये जो टर्म है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये लोग बैकवर्ड कास्ट हिंदू क्यों है? क्योंकि ये लोग इम्परफेक्टली इंटीग्रेटेड हो रहे थे हिंदू सोसाइटी के साथ, क्योंकि परफेक्टली ये लोग इंटीग्रेटेड नहीं हो रहे थे, इनका भी अलग कल्चर था, लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हिंदू सोसाइटी के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए, इसलिए इनको कहा जा रहा था बैकवर्ड कास्ट हिंदू। घुरे ने 3 तरीके का ट्राइब्स का आइडेंटिफाई किया था। एक है पार्शियली हिंदुआइज ट्राइब, दूसरा हिंदुआइज ट्राइब और तीसरा है हिल सेक्शन। ये तीनों ट्राइब्स का जो क्लासिफिकेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। जीएस घुरे ने किनशिप, फैमिली एंड मैरिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने किनशिप का स्टडी किया था कास्ट सिस्टम के साथ। इन्होंने कहा था कि जो हमारा कास्ट सिस्टम और किनशिप सिस्टम है ये दोनों बहुत ही क्लोजली इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर एक्सोगेमी और एंडोगेमी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हम किनशिप की बात करते हैं यहाँ पर एक्सोगेमी और एंडोगेमी हम देख सकते हैं, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अब ये एक्सोगेमी क्या है और एंडोगेमी क्या है ये हमें थोड़ा पहले जान लेना होगा। एंडोगेमी यानी कि किसी भी ग्रुप के अंदर शादी करना, यानी कि जैसे हम अगर एक कास्ट के अंदर शादी करेंगे तो इसको कहा जाएगा एंडोगेमी। एंडोगेमी में हमें बताया जाता है कि हम कौन सी कास्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, उसका अलग अलग क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें। और एक्सोगेमी में हमें बताया जाता है कि हम कौन सी ग्रुप के बाहर शादी करेंगे, जैसे हमारा गोत्र, सापिंड, ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारा एक्सोगेमस ग्रुप, यानी कि इससे बाहर जाकर हमें शादी करना होता है। अब जो एक्सोगेमी है, जो कौन से इंसान से हम शादी कर सकते हैं, यहाँ पर किनशिप के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपका रिलेटिव्स कौन है और आप कौन सी लोगों से शादी कर सकते हो। बहुत जगहों पर ऐसा है कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ शादी नहीं कर सकते और आप जिस गांव में रह रहे हो उनसे भी आप लोग शादी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो है आपके इमेजिनरी किनशिप ग्रुप, यानी कि आप लोग ये इमेजिन करते हो कि ये जो भी लोग गांव में रह रहे हैं ये सारे लोग भाई बहन हैं, लेकिन ये रियल में नहीं होता है। इस वजह से यहाँ इसको इमेजिनरी कहा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे जगहों में इंडिया में हम देखते हैं कि इस तरीके का किनशिप सिस्टम भी होता है कि मैरिज के लिए इस तरीके का किनशिप सिस्टम। यहाँ पर जीएस घुरे ने कहा था कि हमारा जो कास्ट सिस्टम में जो सबकास्ट ग्रुप है ये भी बहुत इफेक्टिव है हमारे मैरिज और किनशिप को समझाने के लिए। उन्होंने 3 तरीके का मैरिज रेस्ट्रिक्शन की बात की थी कि किस तरीके का मैरिज रेस्ट्रिक्शन होगा। इंडिया में 3 तरीके का मैरिज रेस्ट्रिक्शन होता है। एक है एंडोगेमी,
यानी कि आप कौन से ग्रुप से शादी कर सकते हो आपको पहले से ही दे दिया जाता है। फिर होता है एक्सोगेमी, यानी कि आप कौन से ग्रुप से शादी नहीं कर सकते, ये भी आप लोगों को पहले से ही बता दिया जाता है। और तीसरा होता है हाइपरगेमी। हाइपरगेमी में बेसिकली जो भी लोअर कास्ट का वुमेन है वो अपर कास्ट में सिर्फ शादी कर सकता है, लेकिन वो जो अपर कास्ट का जो लड़की है वो लोअर कास्ट में शादी नहीं कर सकती। इस हाइपरगेमी को आप लोग थोड़ा याद रखना। यहाँ पर लोअर कास्ट जो गर्ल है वो अपर कास्ट में शादी कर सकती है, लेकिन अपर कास्ट का जो गर्ल है वो लोअर कास्ट में शादी नहीं कर सकती। इसको कहा जाता है हाइपरगेमी। अब एक्सोगेमी को जीएस घुरेन में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि 2 तरीके का एक्सोगेमी हो सकता है। एक है सापिंड और दूसरा है गोत्र। सापिंड यानी कि आपका जो किनशिप ग्रुप है, यानी कि आपका जो पूर्वज है उनके जो रिलेटिव्स है आप उनसे शादी नहीं कर सकते। और सेप्ट या फिर गोत्रो एक्सोगेमी यानी कि आप सेम गोत्रों में भी शादी नहीं कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन की भी बात की जाती है। अब देखते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन को लेकर जीएस घुरे ने एक बुक भी लिखा था और यहाँ पर उन्होंने समझाया था कि इंडिया का जो रूरबानाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का सिस्टम है, इंडिया को रूरबानाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर रूरल का कॉन्सेप्ट और अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दोनों को कॉम्बाइन करके ही इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ है उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो रहन सहन, उसका जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें भी अपनाना चाहिए। और जो रूरल एरियाज़ में जो नेचुरल सेटिंग्स यानी कि ग्रीन एरियाज़ हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें भी एक साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तभी इंडिया में डेवलपमेंट हो सकता है। जीएस घुरे ने कल्चर का 5 वैल्यूज़ और फाउंडेशंस ऑफ कल्चर के बारे में बात की थी कि हमें 5 तरीके का वैल्यूज़ देखने को मिलती है किसी भी कल्चर में। यहाँ पर हम देखते हैं रिलीजियस कॉन्शियसनेस। अगर कोई कल्चर हो, अगर इसको बनाना हो तो वहाँ पर रिलीजियस कॉन्शियसनेस होना चाहिए। फिर उनके बीच में कॉन्साइंस होना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड फ्री एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी कल्चर के अंदर जो भी लोग हैं इनके बीच में नॉलेज और एक्सप्रेशन का फ्रीली आदान प्रदान होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो भी कल्चर है, कल्चर के जो लोग हैं वो एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। जीएस घुरे ने यहाँ पर कल्चर और सिविलाइजेशन को समझते हुए उनका जो स्टडी है, उन्होंने कहा था कि जो हमारा कल्चर है, कल्चर ओल्ड कल्चर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और जो ह्यूमंस है उनमें बहुत ज़्यादा पावर है कि वो लोग ओल्ड कल्चर को प्रिजर्व कर सके और जो नए कल्चर है उसको भी अपना सके। यानी कि नई कोई कल्चर अपनाना हो या फिर ओल्ड कल्चर को प्रिजर्व करना हो, ये सारे चीज़ों में कोई भी इंसान महारथी है, यानी कि इंसान में बहुत ज़्यादा पावर होता है। घुरे ने कहा था कि मैन प्रिजर्व्स बेस्ट ऑफ ओल्ड कल्चर व्हाई क्रिएटिंग न्यू, यानी कि जो भी इंसान है वो अपने ओल्ड कल्चर का जो भी बेस्ट पार्ट है उसको प्रिजर्व करता है और जो भी नए कल्चर में है उसको भी वो अपने आप में गेन करता है। यहाँ पर भी उन्होंने एकल्चरेशन का कॉन्सेप्ट को समझाने की बात की थी, जहाँ पर बेस्ट ऑफ ओन यानी कि प्रीवियस जो कल्चर है उसका बेस्ट लेंगे और बेस्ट ऑफ अदर्स यानी कि बाहर का जो कल्चर है या फिर जो न्यू कल्चर है उससे भी बेस्ट चीज़ लेकर कुछ एक नया बनाएंगे जिसके द्वारा हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगी। उन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हुए कहा था, सिविलाइजेशन इज द सम टोटल ऑफ सोशल हेरिटेज प्रोजेक्टेड ऑन द सोशल प्लेन, यानी कि सिविलाइजेशन जो है वो है हमारा सोशल हेरिटेज का सम टोटल। अगर हम सोशल हेरिटेज को इकट्ठा मिला लें तो उसको कहा जाएगा सिविलाइजेशन, जो हम एक सोशल प्लेन में बिठा सकेंगे या फिर एक सोशल जगह पर कोई एक जगह पर उसको प्रोजेक्ट कर पाएंगे या फिर दिखा सकेंगे। अब देखते हैं रिलीजियन का कॉन्सेप्ट। जीएस घुरे ने रिलीजियन को डिफाइन करते हुए कहा था कि रिलीजियन जो है वो है हमारा सेंटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि जो भी इंसान है उसका जो कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका जो सेंटर में होता है वो होता है रिलीजियन।
रिलीजियन को उन्होंने बहुत ही डीपली एनालाइज किया था। उन्होंने रिलीजियन को लेकर 6 बुक लिखी थी। यहाँ पर जो 6 बुक है ये आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये बुक्स का नाम बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडियन साधुस। इंडियन साधुस बुक में उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से इंडिया में साधुस को दिखाया जाता है। इंडिया साधुस में उन्होंने हाईलाइट किया था कि पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ रिनाउंसिएशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो एक रिनाउंसिएशन का पैराडॉक्सिकल नेचर होता है, इसको उन्होंने वहाँ पर डिफाइन किया था। अब ये पैराडॉक्सिकल नेचर एग्जैक्टली है क्या? अगर हम इंडिया में साधुस की बात करें तो ये जो साधुस है ये बेसिकली अपना घर बार छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो संसार का मोह माया है ये सारी चीज़ें छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वो लोग छोड़ के जाने के बावजूद भी हम उनको सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं। जब भी हमारा कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उन साधुस के पास ही जाते हैं। इस वजह से साधुस का दर्जा सबसे ऊपर है। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि हमारा जो इंडिया का रिनाउंसिएशन का जो नेचर है ये पैराडॉक्सिकल है, ये थोड़ा अलग तरीके का है, जो साधुस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जिन साधुस के पास जाते हैं वो लोग प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए वो ही ओरिजिनली अपना घर बार छोड़कर रहते हैं। अब देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन, यानी कि जीएस घुरे ने कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने अपना फेमस ट्रायोलॉजी में इस कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी। और ये फेमस जो ट्रायोलॉजी है ये 3 बुक्स का ट्रायोलॉजी है। एक है सोशल टेंशंस इन इंडिया, वेदर इंडिया और इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। यहाँ पर इंडिया में जिस तरीके का सोशल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर जिस तरीके का इंटीग्रेशन सोसाइटी में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस की थी। उन्होंने बेसिकली कहा था कि हमारा जो सोसाइटी है या फिर हमारा जो नेशनल यूनिटी है इसके रिगार्डिंग 5 डेंजर्स होते हैं, 5 सोर्सेस ऑफ डेंजर फॉर नेशनल यूनिटी। यानी कि इंडिया का जो नेशनल यूनिटी है इसका 5 डेंजर्स है। एक होता है शेड्यूल कास्ट, फिर है शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, द मुस्लिम्स एज रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। उन्होंने बताया था कि इंडिया का जो नेशनल यूनिटी है इसका ये 5 थ्रेट्स हैं। इन 5 लोगों से ही इंडिया का नेशनल यूनिटी खतरा है। अगर इंडियन नेशनलिटी को अगर कोई तोड़ सकता है तो ये 5 वो लोग हैं जो इंडियन नेशनल यूनिटी को तोड़ सकते हैं। अब इसमें से जो शेड्यूल ट्राइब है इसको लेकर भी उन्होंने एक बात की थी कि जो इंडियन ट्राइब्स है इनको हिंदूज के साथ मिल जाना चाहिए, यानी कि हिंदूज के साथ एसिमिलेट हो जाना चाहिए। अगर ये लोग हिंदूज के साथ एसिमिलेट नहीं हो पाए, अगर इनको हिंदूज के साथ एसिमिलेट नहीं किया गया तो ये नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकते हैं और ये लोग अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगे और नेशन को तोड़ने की काम करेंगे। इस वजह से इनका जो थ्रेट्स ऑफ नेशनल यूनिटी है ये 5 चीज़ें हैं, ये आप लोग थोड़ा याद रखना। अब इन्होंने कल्चरल यूनिटी इन इंडिया के बारे में और थोड़ा बात बताई थी कि इंडिया में इतने सारे डेंजर होने के बाद भी, इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी इंडिया में नेशनल यूनिटी किस तरीके से बना हुआ है। इसका रीज़न है उनके हिसाब से, जीएस घुरे के हिसाब से इसका रीज़न है ब्राह्मणिकल एंडेवर्स, यानी कि ब्राह्मण्स जो है इनके वजह से ही हमारे इंडिया में ये यूनिटी बनी हुई है। अब ब्राह्मण्स बेसिकली करते क्या है? जो ब्राह्मण लोग हैं इन्होंने इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है इसको बनाया था और इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई है, बाकी सारे जो लोग हैं कास्ट के, बाकी सारे जो कास्ट के लोग हैं इन्होंने बिना क्वेश्चन किए ये सारे चीज़ों को अपना लिया था। इस वजह से ये जो ब्राह्मण्स है इस कास्ट को ब्राह्मणिकल चाइल्ड भी कहा जाता है और इन ब्राह्मण्स ने जिस तरीके से हायरार्किकली चीज़ों को सेट किया था इसके वजह से इंडिया का जो इंटीग्रिटी है, इंडिया का जो यूनिटी है ये बना हुआ है और कास्ट सिस्टम इन ब्राह्मण्स के वजह से ही नहीं टूट रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन ओवरऑल इनका जो थ्योरी है वो ब्राह्मण्स के ऊपर बेस्ड है और ब्राह्मण्स के वजह से ही इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो है और इंडियन यूनिटी का जो मेन चीज़ है वो है ब्राह्मणिकल एंडेवर्स। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया का कास्ट सिस्टम को बनाया है इसी वजह से हमारा इंडिया में यूनिटी बना हुआ है।
अब यहाँ पर आज के क्लास में हमने कोशिश की है कि जीएस घुरे के जो भी कॉन्सेप्ट है उनको आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। अगर ये क्लास आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिला है इस क्लास से तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा मुझे बहुत हेल्प मिलता है आगे के क्लास करने में। अगर आज के क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करोगे तभी उन्हें पता चलेगा कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।